जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो जहाँ से भी आप निकलते तो वहाँ धुआं जरूर दिखता था। मैं आप ही से एक सवाल पूछ लूँ, आप जैसे पत्रकारों से, मेरे से बताइए ना कि क्या कभी रोजगारी पे बात करती है क्या? देखिए, धर्म मेरा अपना वो है, और ये कहते जो धर्म है वो आस्था का विषय है। मैं कहता हूँ नहीं, आस्था तो कभी भी बदल जाती है, लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है साथ। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कांग्रेस की क्या नीतियां हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा। 5 राज्यों में चुनाव हारे हैं, उससे पहले भी राहुल गांधी ने यात्रा की थी, फिर 5 राज्यों में चुनाव क्यों हारे, और इस यात्रा से अब कांग्रेस या कह लें गठबंधन को कितना फ़ायदा होने वाला है। द न्यूज़ हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। पहला मेरा सवाल कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था उससे पहले राहुल गांधी ने यात्रा की थी, उस यात्रा से कितना फ़ायदा हुआ था कांग्रेस को? देखिए, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि राहुल जी जब यात्रा लेके निकले थे उसका नो डाउट कि हमारी पार्टी को फ़ायदा हुआ था, लेकिन आप लोगों को भी अवगत है, लेकिन आप लोग कह नहीं सकते। आपकी अपनी मजबूरियां, हर इंसान की, हर व्यापारी की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती है, लोग जैसे कि लोग कहते हैं कि हम लोग ईवीएम का रोनार होते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी हम विपक्ष को हरा देती है। ये माना गया है कि एक विधानसभा में लगभग 400 या 400 के आसपास 10-20 मशीनें लगती हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, एक सिस्टम बैठा दिया कि हर मशीन में 50 वोटों की हेरा फेरी करनी है। मतलब ईवीएम में ही गड़बड़ है 100%। आप देखिए ना कि सारे जितने भी रुझान दिखा रहा था, हर चैनल दिखा रहा था, इवन दैट कि जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोगों के चैनल हैं वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखा रहे थे तो जरा से सिरे से दिखा रहे थे। तो मेरा ये मानना, और आप इस बात को मैं आप ही से प्रूफ कराऊंगा, और चाहे कोई मेरे से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठ जाए, जब आप 50 वोटों की लगभग हेरा फेरी एक मशीन में करते हैं तो वो 20,000 वोट होते हैं। जहाँ पे मेरी पार्टी का या मेरे गठबंधन के किसी भी पार्टी का एमएलए 22,000 वोटों से जीतने वाला होता है, वो 2,000 वोटों से जीत पाता है। और जहाँ पे वो मेरे पक्ष का विधायक अगर मान लो 16,000 वोटों से जीतने वाला होता है, वो 4,000 वोटों से हार जाता है। और आप इस बात को देख लीजिए कि सारी तहरीर ये कह रही है कि कहीं पे 1700 वोट, अगर आप यूपी ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, कहीं ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तो क्या होता है कि अमूमन एक विधायक 20 से 30,000 या 25,000 या 15,000 या 10,000 के वोटों में जीतता है। तो ये इनका फॉर्मूला है, और मैं इसको कहीं पे भी चैलेंज करने को नहीं, एक सवाल ये भी मन में आता है कि मेरा नहीं, जनता का भी ये भी सवाल है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पंजाब में सरकार नहीं बनती, कर्नाटक में भी आपकी सरकार है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अदर जगहों पे भी सरकार आपकी है, विपक्ष की है, ममता बनर्जी भी सरकार में बैठी हैं। अगर ऐसा होता तो फिर वो लोग कहाँ अपनी सरकार बना पाते ना। मैंने फिर आपको एक बात कह दी ना, अगर मान लो मैं विधायकी लड़ रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मेरी जीत 24,000 वोटों की हो रही होगी, तो वो 4,000 वोटों में सिमट जाएगी। तो आप ये बात मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी भी अगर पंजाब में जीती है तो उसका दो रुझान बताऊँगा आपको। एक तो वहाँ की जनता नाराज़ हो गई। वहाँ की जनता ने जब देखा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो हम भी हों, हमारी पार्टी में, और हमारे ही नेताओं ने कुछ गलतियां कर दी जिसके कारण कि पंजाब में आम आदमी की पार्टी आई। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर जिस दिन बैलेट पेपर से होने लगेंगे चुनाव, मैं दावे के संग कहता हूँ, ये आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे निकलते हैं? क्यों आप लोग, अगर आपका भाई कांग्रेस पार्टी भारत में एक नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी है, आप लोग सड़कों पे निकलिए, क्यों नहीं निकलते हैं? आपके पीछे जनता है, आपको लगता है कि हमारे पीछे जनता है, सपोर्ट करेगी, आप लोग धरना दीजिए, सरकार के खिलाफ जाइए कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, चुनाव आयोग के खिलाफ जाइए आप। ये करना तो चाहिए है, ये थोड़ा सा लैकुना हो रहा है हमारा, और मैं बेबाकी से कहना पसंद करता हूँ, ब्लंटली मैं सकारात्मक रवैये का व्यक्ति हूँ। ये थोड़ी हमारे गठबंधन की गलती भी है, और इसे कह लीजिए गलती या चूक कह लीजिए, ये है इसकी, हमें इसको करना चाहिए। और वैसे तो मैं एक बात मानता हूँ कि जैसे कि मैं अपने
भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि विश्व में उनका डंका बजता है। तो मेरा ये मानना है कि जब डंका बज रहा हो किसी भी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को जहाँ पे वो शक्तिशाली हो जाता तो बड़ा नरम हो जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप ताकतवर हैं वहाँ पे आपको सौम्यता का परिचय देना होता है। प्रधानमंत्री को तो स्वयं में अपनी बात को बाहर निकाल देना चाहिए। वही तो कहते थे कि ये भाई ईवीएम नहीं चलेगी, हर चीज़ का विरोध करते थे। आज उन्हें कहना चाहिए अगर चैलेंज है, वो खुद कहते हैं कि मेरी डिमांड है इस सरकार में और जनता में, तो अगर जनता में डिमांड है तो वो कहे ठीक है बैलेट पेपर से होगा। भाई वो तो पहलवान अपने को दर्शाते ना, एक अकेला सब पे भारी, है ना। ये भी बात सही है, देश के लिए भारी हैं वो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जो 2014 से ये चलन चला कि कोई भी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को गाली दे दे, बेटे को गाली दे दे, और एक जैसे हास्य अभिनेता होते हैं उनकी तरह संसद में बात करे। और मैं मोदी जी के लिए कुछ कहूँ, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और मैं कई चैनलों में ये बात कहता भी हूँ प्रवक्ताओं से कम शर्म तो रहनी चाहिए, क्योंकि जब आँखों की शर्म मर जाती है तो मैं आपसे एक बात कहूँ, आदमी का ज़मीर मरने लगता है, और जब ज़मीर मर जाता है वो एक जिंदा लाश होता है। और सन 2014 के बाद जो नेता होने लगे, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका ज़मीर मर चुका है और वो देश के लिए कुछ नहीं सोच रहे। आप मुझे बता दीजिए, वैसे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता कहाँ हैं? ये तो किराए के हैं ना सारे लोग। भाई एक दिन वो भी आ जाएगा कि उनका जो अध्यक्ष होगा वो हमारा कांग्रेस से गया हुआ लीडर ना होगा। है कहाँ उनके पास बताइए? उनका सर आरोप रहता है कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है और धीरे धीरे कांग्रेस से निकल के सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, एक मैं आपको बता दूं कि मानव का एक लालच का स्वभाव रहता है। एक सब एम्बिशियस होने चाहिए लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। कुछ नेता हो जाते हैं, कुछ नेताओं की कुछ ऐसी पकड़ होती है। एक सबसे बड़ी बात है, मेरा ये मानना, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि अगर नेतागिरी करनी है तो आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आप इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करते तो कुछ अपराध कर बैठते हो आप। और मैं एक और बात कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से एक बात का चैलेंज भरना चाहता हूँ, जब चाहें तब चाहें जिस जगह चाहें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिनको वोट कैचर माना जाता है, 40 मिनट मेरे जननायक नेता राहुल गांधी से पूरे जितने भी इंडिया के वर्ल्ड के चैनल्स हैं उनको बुला के बहस कर लें। राहुल जी जो कहते हैं वो होता है। जो उन्होंने पेटीएम के बारे में कहा था वो हुआ, कोरोना के बारे में कहा था वो किया। और एक और बात बता दूं, जितना राहुल जी को बदनाम कराने में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खर्चा, काश किसी गरीब पे खर्च देते तो इन्हें 80 करोड़ जनता को फ्री नहीं, उसमें 20 करोड़ खर्च जाते। नहीं, राहुल गांधी तो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं जाके। लेकिन कांग्रेस में अदर नेता और नेता क्यों नहीं लोगों से जाते हैं, मिलते हैं जाके? नहीं, आज के वक्त में कांग्रेस को ज़मीनी स्तर मजबूत करना चाहिए। देखो, ये आप जो कह रहे हैं ये अगर कहो तो मैं पूरे इंडिया में लागू नहीं होता है। आप इसे यूपी से संदर्भ में देखकर कहते हैं। मैं एक सवाल, अगर जब बात आती है कि लोग कहते हैं यूपी में आपका संगठन नहीं है, मैं दावे के संग लिख सकता हूँ कि चैलेंज कर सकता हूँ, लगभग 35, 36, 37 साल से, शायद 89 से हमारी सरकार नहीं है। और लेकिन 89 के बाद सरकार ना होने के बावजूद भी ऐसा कोई ज़िला नहीं जहां हमारा संगठन जिला अध्यक्ष ना हो, ब्लॉक अध्यक्ष ना हो, न्याय पंचायत अध्यक्ष ना हो, नगर अध्यक्ष ना हो। हमारा सारा संगठन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आपके स्टार फेवरेबल नहीं होते तो आपके घर में अगर लाइटें भी जल रही होती हैं तो वो भी बुझ जाती हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता हमारा संगठन इंडिया में जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ उनसे मजबूत है। 40 साल 35 साल बिना सत्ता के रहना, संगठन चलाना, इसे आसान खेल नहीं कह सकते। हम मजबूत हैं। क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था और उसमें बहुत हार का सामना बहुत करना पड़ा कांग्रेस को। राजस्थान में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार थी और बाद में कुछ टाइम के बाद पलट गई थी वहाँ पे। तो राहुल गांधी क्या एमपी के अंदर या राजस्थान वालों को अपने तरफ नहीं कर पाए? मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसा नहीं, जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया और जनता ने हमें जिताने की कोशिश भी करी। लेकिन मैं आपसे फिर बार बार कहता हूं, जब तक ईवीएम होती है, मैं फिर जब आता है, मैं हर जगह एक ही बात बोलता हूं कि जब भी हम बड़े मार्जिन से जीतने होते हैं तो वो हमारे छोटा मार्जिन होता है। और जहाँ पे मान लो आदमी लड़ रहा है, हमारा पार्टी का 10-12 हज़ार से जीत रहा है, वो 7-8 हज़ार से हार जाता है। वो सिर्फ ये बहुत चालाक लोग हैं। ये लोग या स्पेशलिटी क्या है, ये एक जादूगर की तरह चलते हैं।
जैसे जादूगर क्या क्या ख्याल होता है, पीछे लाइट जलाते हैं, हम लोग लाइट को गिनने में मशगूल हो जाते हैं, लाल पीली नीली क्या है, इसलिए वो तोते को नीचे फेंक के हमें लगता है कबूतर बना दिया गया है। और इन चीज़ों से देश नहीं चलता है। मैं आपसे एक बात और कह दूं, आप लोग मीडिया के लोग हो, अगर आप जैसे, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, अगर आप जैसे चंद जो मीडिया उन्हीं के बारे में कहते हैं, अगर वो देश के बारे में कहने लगे तो हमारे देश की मीडिया का नाम विश्व में टॉप में आएगा। आज आप भी समझते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मीडिया को किस तरह देखा जा रहा है। आज मीडिया पे शक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मीडिया अपना काम गलत कर रहा है, उसे सत्ता पक्ष से क्वेश्चन पूछना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि सब लोग हमारे इंडिया गठबंधन के लिए पूछते हैं। क्या किसी ने पूछा कि यूपी में राजभर से क्या हुआ, मीटिंग हुई, निषाद से क्या हुई, मीटिंग हुई, और वो अनुप्रिया पटेल से मीटिंग हुई? क्या ये जो एनडीए का गठबंधन है इनकी मीटिंग हुई? लेकिन हर कोई हमसे सवाल करता है। तो ये जो नकारात्मक रवैया है ये मीडिया को भी छोड़ना होगा, क्योंकि देश को बचाने में और देश को नीचे लाने में मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है। मैं इसलिए आपसे भी स्पेशल कहूँगा कि आप लोग फिर अच्छा कर रहे हैं, आप लोग जिस तरह के चैनल चला रहे हैं इससे ये देश का थोड़ा जो असलियत है लोगों को पता चल रही। अगर आप लोग नहीं होते हो तो मैं दावे के संग कहता हूँ ये जो बड़े चैनल हैं ये देश को ये बता देते कि मेरे घर की चौखट भी सोने की बनी हुई है। देखिए यही मेरा मकसद है कि मैं दिल्ली से निकल के एक यात्रा मैंने चालू की है। आपको मैंने बताया कि मैंने एक यात्रा चालू की, बेरोजगार पत्रकार, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि देश के अंदर वो मुद्दे उठाना चाहिए, वो चीज़ें दिखाना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, जो मैं वहाँ पे बैठ के नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट ने कितना रोजगार दिया है? मैं आप ही से एक सवाल पूछ लूँ, आप जैसे पत्रकारों से मेरे से बताइए ना कि क्या कभी रोजगारी पे बात करती है क्या? देखिए, धर्म मेरा अपना वो है, और ये कहते जो धर्म है वो आस्था का विषय है। मैं कहता हूँ नहीं, आस्था तो कभी भी बदल जाती है, लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं अगर हिंदू हूँ, मुझे पूजा करनी है, चाहे मैं हनुमान की पूजा करूँ, चाहे मैं महादेव की करूँ, चाहे मैं राम की करूँ, चाहे मैं सीता की करूँ, किसी की करूँ, हर व्यक्ति को अपनी अपनी छूट है। लेकिन जब धर्म हावी हो जाता है, जब धर्म पूर्ण रूप से हावी हो जाता है, तो वो जाति और वो देश, वो शहर, वो मोहल्ला कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको मैं आज एक अवगत करा दूं, मैं दो डिपार्टमेंट बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एशिया का सबसे बड़ा जानवरों का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें लगभग 3 से 4 हज़ार रेगुलर वैकेंसियां खाली हैं। क्यों नहीं मांग करते हो आप लोग? मांग हम देखिए ना, मांग हम करते हैं, लेकिन करना किसको है? मांग एक और बात है ना, आप कोई भी युद्ध तब जीत सकते हो जब आपके पास आप अखाड़े में जाओगे। ठीक इसी प्रकार हम वो काम तब कर सकते हैं जब हम सरकार में आएंगे। हमारे जननायक नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कह दिया हम सरकार में आएंगे, एमएसपी लागू कर देंगे। तो मीडिया इस पे भी पीछे पड़ दिया कि आप कैसे कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है उनकी एक नीति है कि आपके कुर्ते का बाजू काला है, हमारा पूरा कुर्ता काला है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हटेंगी तब तक रोज़गार नहीं मिलेगा आपको। और एक बता, ये जो रोज़गार का जो आंकड़ा देते हैं ये कैसे देते हैं कि सपोज़ मेरी एक शॉप है, मेरे पास मेरी एक फैक्ट्री है छोटी सी, मैंने 40 लोग लगाए, 40 लोगों का ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन हो गया, ये उसको कहते हैं हमने जॉब दे दिया। ये जॉब नहीं होती है। आज एक बीटेक करने में लड़के का कम से कम 5 से 10 लाख रुपए लग जाता है। और आप एक बात सुन लीजिए कि हमारे देश में जो लोग हैं वो एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर और नीचे में ये अंतर है, किसी अगर नीचे वाले के पास 100 रुपये है तो बीच वाले के पास तो 10 रुपये होगा, बाकी जो करोड़ों रुपया है वो टॉप में है। 3-4% लोग हैं उनके पास पैसा है। आप क्या करेंगे बताइए? आज बीटेक करके लड़का आता है, मैं दावे के संग कह सकता हूँ कोई 20 लड़कों से मिलवा दूंगा जो 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, जो कि 70,000 रुपये की नौकरी होती है। और जब आपके पास रोज़गार अच्छा होता है, तनख्वाह अच्छी बाती है। जैसे मान लो मैंने बताया कि बरेली के शहर में वो जगह आईवेराई बताई, आईवेराई में वैकेंसियाँ खाली हैं, तो वहाँ जो महाजन के लोग काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, उनकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह ऑन एन एवरेज अगर मीडियन मोड निकाला जाए तो वो 12,000 रुपये निकलती है।
और मान लो रेगुलर होता तो वो मीडियन अमाउंट निकाली जाती तो वो करीब 52 से 54 हज़ार रुपये निकलती। जब 52 से 54 हज़ार रुपये, नौकरी का भी पक्का नहीं रहता उनका, हाँ, कब निकाल दिए कब जाए। नहीं, जरा सा हर आदमी की मजबूरियाँ होती हैं। आप भी मुझे टाइम दोगे, हो सकता है आधा घंटा लेट आओ, वो महाजन की है। और जो 12,000 मीडियन अमाउंट लिख रहा तो 500 रुपये सुपरवाइज़र भी खा रहा है, घर का काम करवा रहा है। आदमी सोच रहा अगर घर का काम नहीं करूँगा मैं आज भी बता रहा हूँ जो 8 साल पहले 7 साल पहले जिस डिवीज़न में IVRI के 300 या 280 लोग होते थे, वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब जो महाजन के कॉन्ट्रैक्ट में संविदा कर्मी कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा था कि जब आपकी 52,000 रुपये तनख्वाह है तो आपके खर्चे बढ़ते हैं। अगर मान लो मेरी इनकम 2 लाख रुपये है तो मेरी इनकम से क्या होगा, मान लो मैं पान खाता हूँ, उसकी सेल भी बढ़ेगी, मेरा खाने का स्तर बढ़ेगा, मैं घर लूँगा तो ईंट गारे की दुकान चलेगी। और दूसरा डिपार्टमेंट बताता हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इनके मंत्री नहीं अभी 8 महीने पहले, 8 या 10 मतलब साल भर नहीं हुआ, इन्होंने ये कहा था कि 60% ही हमारे पास रेगुलर टीचर हैं। आप बता दें कितने, तो रोजगार कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ साल का वादा है सरकार का कि 10 साल में अगर जोड़ा जाए तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मैंने आपसे एक बात कही ना कि हम लोग इमोशनल लोग हैं। हिंदुस्तान के जो लोग हैं 140-50 जो भी करोड़ लोग हैं वो इमोशनल लोग हैं। जब तक हम अपनी इमोशनल को नहीं तोड़ेंगे, जब तक देश की तरक्की नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है जैसे कि हम लोग विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु आप कभी नहीं बन सकते जब तक आपके पास स्कूलों में शिक्षक पूरे नहीं होंगे, हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स पूरे नहीं होंगे और रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट पूरे नहीं होंगे। एम्स जैसे हॉस्पिटल में पूरे फैकल्टी और डॉक्टर्स नहीं होंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश के लोहिया जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, मैं आपको क्रमवार बता दूंगा, अगर आप अगली बार आओगे लिस्ट में बता दूंगा, जहाँ 25 डॉक्टर होने चाहिए वो अच्छे हैं। और मैं आपको ऐसे भी लोहिया अस्पताल बता दूंगा जहाँ पे आज से 12 साल पहले संभवतः जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक ऑपरेशन थिएटर बना था। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो ऑपरेशन थिएटर ऐसा था कि एम्स और मैक्स का नहीं होगा, लेकिन दिक्कत देखो, विडम्बना देखो मेरे प्रदेश की कि वो ऑपरेशन थिएटर आज तक उसमें सिंगल ऑपरेशन नहीं हुआ है और वो फर्रुखाबाद में। अच्छा, हाँ, है बरेली का लोहिया अस्पताल। जैसे हर जगह होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लोहिया अस्पताल कहते हैं हम लोग, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट का अलग। आप बरेली में ही आ जाइए, बरेली में मुझे लग रहा 2 ही MD हैं, 3 होंगे, बस डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं। आप बताइए ना, अभी इन्होंने ये क्या चलाया, वो ग्राउंड सेरेमनी कुछ कि पैसा आ रहा है पूरा। आप पहले तो 10th को क्लियर करिए, ठीक है, 10th क्लियर करेंगे तभी तो 11वीं में एडमिशन लेंगे। अगर 11वीं में एडमिशन, फिर आप 11वीं की खुशी कैसे बना रहे हो जब आपकी 10th में ही कंपार्टमेंट आई हुई है। आप तो अभी 10वीं क्लियर नहीं करे हो, तो आपको 11वीं क्लास की खुशी तब तक मनाने का अधिकार नहीं है जब तक आप कंपार्टमेंट क्लियर ना कर लें। तो इन्होंने जो पहले सबमिट करते हैं ये लोग, क्या उसके बारे में बताया क्या बन गया? मैं आपको भी चैलेंज भर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप पूरे यूपी में घूमिए, आपको कोई जिला मिल जाए जहाँ पे धुआं उगल रहा हो। जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो जहाँ से भी आप निकलते थे वहाँ धुआं जरूर दिखता था। और मैं कह रहा हूँ धुआं पॉल्यूशन तो फैलाता है, लेकिन तरक्की का वो एक साइन होता है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। अब कहाँ चलती हैं बताइए? अच्छा, चले भी क्यों? अरे भारतीय जनता पार्टी रोजगार क्यों दे साहब? जब मंदिर मस्जिद से काम चल सकता है, क्यों दे? नहीं, वो लोग कहते हैं हमने रोजगार दिया है, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। अब आप ये भी नहीं, वो जमीनी स्तर में काम करते हैं किसके लिए? देश के लिए नहीं ना, अपने लिए कर रहे ना। ऐसी क्या बात हो गई भाई? जिले में इनके 3 स्टार एमिनिटीज़ के कार्यालय बन रहे हैं, 5 स्टार 7 स्टार एमिनिटीज़ का इनका केंद्रीय कार्यालय बन गया। आप बताइए ना मुझे। पैसा वो पार्टी का लगा रहे हैं, जनता का थोड़ी ना पैसा है। पार्टी का पैसा कहाँ से आ रहा है? पार्टी की ऐसी कौन सी शुगर मिल है? पार्टी का पैसा कहाँ से आया साहब? आप ही मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि पार्टी का पैसा क्या हुआ। वो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड हैं, जो डकैती बना दी गई कि आप 2 लाख लूटो, 70,000 हमें दो, बाकी 1,30,000 आप मनाओ, वो पैसा है,
वो पैसा मेरे द्वारा दिए गए इनकम टैक्स का हो सकता है। उन बीजेपी की कोई अपनी फैक्ट्री है, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है? बताइए आप, कौन सा बीजेपी का, मैं आप ही को चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बीजेपी के 10 नेता को बताएं जो जन्म से अमीर हैं। बताइए, कई एमपी हैं, मैंने ऐसे एमपी देखे जो दुकान में बैठ के साइकिल का काम करते थे, अब वो अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए फीस दे रहे हैं, फॉरेन की घड़ियां पहनते हैं,